So, students, in continuation with the previous topic, we are going to start with the another part of the suspensions, which is interfacial properties of suspended particles. So, before heading towards this topic, it's very important to recap whatever we have learned in the previous class. So, just to remind better, let me again redefine that what are suspensions. So, suspensions are actually the heterogeneous mixtures in which the solid particles are being suspended in the liquid systems. So, we all know this that suspension consists of some solid suspended particles. Suspensions में actually solid suspended particles होते हैं. तो जो ये सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं दे एक्चुअली क्रिएट्स द एंटायर फिजिक्स ऑफ द सिस्टम और सस्पेंशंस. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन स्मॉलर पार्टिकल्स, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ना, ताकि हम क्या करें, अगर हम उनकी इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान जाते हैं या समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है उस पर्टिकुलर सॉलिड पार्टिकल्स के को कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन. सो वी आर गोइंग टू नाउ बिगिन विद द इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो जब हम कोई भी सस्पेंशन बनाने जा रहे हैं, रादर इस टॉपिक को हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट से. तो जब हम कोई भी सस्पेंशन बनाने जाते हैं तो क्या होता है, उस सस्पेंशन में कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. उन बड़े पार्टिकल्स का हमें साइज रिडक्शन करना पड़ता है ताकि वो इस पर्टिकुलर साइज में आ जाए कि वो सस्पेंडेड रहे. अब क्या है, इनिशियली जब पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इज लो. क्योंकि अभी हमने उस पर कोई काम नहीं किया है, अभी हमने उस पर कोई वर्क नहीं करा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का साइज बड़ा है. तो पार्टिकल का साइज बड़ा तो अल्टीमेटली उससे एसोसिएटेड जो सरफेस एरिया हुआ वो भी बड़ा हुआ होगा. तो जब किसी भी पार्टिकल का सरफेस एरिया बड़ा होता है उस समय उसकी एसोसिएटेड सरफेस फ्री एनर्जी भी बड़ी होती है. और जब किसी पार्टिकल का सरफेस एरिया कम होता है तो उससे एसोसिएटेड सरफेस फ्री एनर्जी भी कम होती है. सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी है जो सरफेस पे प्रेजेंट होती है, वो कम या ज्यादा होती है, उसका कंपैरिजन हम करते हैं बल्क से. ठीक है, तो ये जो सरफेस पे एक्सेस ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम इन शॉर्ट कहें तो सरफेस फ्री एनर्जी कहते हैं. तो इस समय पे क्या है, जब उस पर्टिकुलर पार्टिकल की सरफेस फ्री एनर्जी लो है, उस पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल स्टेबल है. लेकिन अब हमें क्या करना है, इस पे काम करना है, इस पे वर्क करना है, क्योंकि हमें इन पार्टिकल्स का साइज को रिड्यूस करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू परफॉर्म साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन में काम ही करना पड़ता है हमें सॉलिड पार्टिकल्स पे. तो वी आर नाउ डूइंग साइज रिडक्शन. तो जब हमने साइज रिडक्शन करा तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज हो गया छोटा. तो जब पार्टिकल का साइज छोटा हुआ तो उनका एसोसिएटेड सरफेस एरिया अब लार्ज हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हम जैसे ही साइज रिड्यूस करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है. तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा उस समय पे उससे एसोसिएटेड सरफेस फ्री एनर्जी भी हाई हो गई. जब सरफेस फ्री एनर्जी हाई हुई तो यानी कि वो उसमें इतनी एनर्जी आ गई है कि अब वो बहुत तेजी से रैंडमली उस पूरे सोल्यूशन में या उस पूरे सिस्टम में मूव करेगा. तो जब वो रैंडमली मूव कर रहा है, यानी कि जिस समय पे उसकी सरफेस फ्री एनर्जी हाई है उस समय पे वो सिस्टम बिल्कुल अनस्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है. तो यानी कि जब भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं या साइज रिडक्शन करते हैं तो उस समय पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है उससे एसोसिएटेड, उससे जुड़ी हुई सरफेस फ्री एनर्जी भी बढ़ जाती है.
और जब सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाती है तो उस सिस्टम में पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट why they are coming in unstable state. They are actually coming in unstable state because they are gaining some sort of energy. Because of the gaining of that particular amount of energy, they are moving in a random motion. वो random motion में चलने लगते हैं। तो जब वो रैंडम मोशन में चलते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो एक दूसरे से टकराए। तो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द सरफेस वो रिपेल भी कर सकते हैं और वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो भी दिस इज अनडिजायरेबल स्टेट। अगर वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के नियर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुगेदर वेरी क्लोज, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन अनस्टेबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, जब पार्टिकल्स को स्मॉल साइज में हम करते हैं तो हम उनका एक्चुअली उसके बाद फॉर्मुलेशन अप्रोच लगा के या तो फिर हम डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं या फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करके उन्हें बनाते हैं। तो अगर स्मॉलर पार्टिकल्स अनस्टेबल स्टेट में होंगे तो वहां उस केस में वो हार्ड केक बनाएंगे। किस केस में? डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम्स के केस में। ठीक है, वही हम अगर फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बना रहे हैं इन स्मॉलर पार्टिकल्स के साथ, तो अगर हम फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉलीमर्स and surfactants. These are few of the flocculating agents. So if we are using such flocculating agents, तो वो flocculated system बनाते हैं। तो फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में ऐसे अनस्टेबल पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, लाइट फ्लफी कॉन्ग्लोमरेट्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी ध्यान रखनी है, और ये बात यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारे लिए रिमेम्बरिंग पॉइंट, नोट पॉइंट क्रिएट कर रही है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें बिटवीन दीज टू सिस्टम्स। यहाँ पे इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज की जानकारी तो हमें हो रही है, उसके साथ साथ एक और पॉइंट सीखने को मिल रहा है कि हम फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ये क्लियर हो रहा है कि अगर इन स्मॉल अनस्टेबल स्टेट पार्टिकल्स का हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स के साथ सिस्टम बनाएं तो वो डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बनाता है, और उस डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में ऐसे अनस्टेबल पार्टिकल्स हार्ड केक बनाते हैं। वही फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम अगर बना रहे हैं हम फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स के साथ, तो वो लाइट फ्लफी कॉन्ग्लोमरेट्स बनाते हैं। तो ये पिक्चर थी जो कि सीवीएस सुब्रमण्यम बुक से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की ली गई है, एंड दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द एंटायर प्रोसेस व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर परफॉर्मिंग सम वर्क ऑन द पार्टिकल्स फॉर इट्स कॉम्बिन्यूशन और साइज रिडक्शन। कॉम्बिन्यूशन साइज रिडक्शन का एक सिनोनिमस वर्ड है जो फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड सस्पेंशन में फ्लॉक्यूलेट करने की कोशिश करते हैं अगर हमने उनको फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स के साथ बनाने की कोशिश की है। तो जब वो फ्लॉक्यूलेट करते हैं तो बहुत ही वो फ्लफी स्पॉन्जी टाइप्स कॉन्ग्लोमरेट्स बनाते हैं, और ये कॉन्ग्लोमरेट्स आपस में जुड़े होते हैं बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, बट कुछ कुछ कंडीशंस में, जैसा कि हमने पीछे देखा कि ये कॉम्पैक्टेड केक बनाते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं विद मोर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। तो केकिंग तब होती है जबकि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, ये आपस में फ्यूज होके ग्रो करते हैं और एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो प्रेसिपिटेट बाद में एक सॉलिड एग्रीगेट बना देता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता है जब हम सिस्टम में साइज रिडक्शन करके सस्पेंशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली जो पीछे हमने फ्लो चार्ट में प्रोसेस पढ़ा, उस प्रोसेस में
हमने ये जाना कि हम ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में मैथमेटिकली हो क्या रहा है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्लोमेरेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है या फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सिस्टम की सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ रही है तब वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल स्टेट में पहुंच रहा है। और क्या हो रहा है, जब सिस्टम थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल स्टेट पे पहुंच रहा है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के इधर हार्ड केक बना रहा है या फिर कॉन्ग्लोमरेट्स या फ्लॉक्यूलेट्स बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल स्टेट है उसको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट में उस समय पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर सिस्टम ये चाहता है कि दैट पर्टिकुलर सिस्टम शुड रिमेन इन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट। हर सिस्टम ये कोशिश करता है कि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट में रहे। तो जब हमने उस पर काम करके उसको थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल स्टेट में पहुंचाया, उसकी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ा के, तो अब वो चाहता है कि मैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट में पहुंचूं। कैसे पहुंच रहा है वो, हार्ड केक या फ्लफी कॉन्ग्लोमरेट्स बना के। तो इस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा गया है विद दिस इक्वेशन जो आपको सामने दिख रही है, जिसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू गामा एस एल एंड मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा ए। तो ये टर्मिनोलॉजीज है क्या वो हम देख लेते हैं। लाइक जब भी हम वर्क कर रहे हैं विच इज गिवन बाय डब्ल्यू, तो उस समय पे सरफेस फ्री एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी। सो व्हाट हैपेंस, जब इन्हें डिवाइड करा जा रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स में तो उनका टोटल सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है वो इस इक्वेशन से समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक डाउट अराइज होता है कि व्हाट इज गामा एस एल। सो एज इट सिंपली सेज दीज आर द इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज, तो कहीं ना कहीं हमारा जिक्र होगा इंटरफेशियल टेंशन का। तो दिस गामा एस एल इज इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द लिक्विड मीडियम एंड द सॉलिड पार्टिकल्स, राइट। तो व्हाट हैपन्स, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट में पहुंचने के लिए वो क्या करता है, अपनी सरफेस फ्री एनर्जी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है और एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने की कोशिश करता है। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट द डेल्टा जी टेंड्स टू बिकम जीरो। This is an important point to be remembered. To become thermodynamically stable, delta G tends to become zero. And this condition is accomplished as the equation has shown to you previously. So what happens if we reduce interfacial tension, the interfacial area will definitely get reduced. Okay, so if we are reducing area, the interfacial tension will reduce because surface free energy will also get reduced. So what happens, there's a note point that the interfacial tension can be reduced by addition of surfactant but cannot ordinarily be made equal to zero. हम इंटरफेशियल टेंशन को डिफरेंट अप्रोचेस से कम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेशियल टेंशन कम होगी तो डेफिनेटली वो सिस्टम इस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट में पहुंचने की कोशिश करेगा। तो हम डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड अप्रोचेस एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। बट अगर हम ये सोचें कि वो पर्टिकुलर सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो जीरो पे पहुंच जाएगी खुद ही, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल। आइडियली वी यूज्ड टू से इट मस्ट बी जीरो, बट ये प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि वो जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो जीरो हो जाए। तो वी जस्ट ट्राई द बेस्ट कि वो इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस हो जाए, और ये अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एनी सस्पेंशन, राइट। सो
ये तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई एक फाइनाइट पॉजिटिव इंटरफेशियल टेंशन उस सस्पेंशन में होगी, तो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स फ्लॉक्यूलेट होंगे। पर बनाते पे हमें ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू एड सर्टन सस्पेंडिंग एजेंट और सम लिटिल बिट ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, ताकि whenever the particles get settled down in the suspension, जब भी पार्टिकल्स किसी सस्पेंशन में सेटल डाउन हो रहे हैं, तो जब हम उन्हें शेक करें तो वो वापस रीडिस्पर्स हो जाए, ताकि उस पर्टिकुलर ड्रग की थेराप्यूटिक वैल्यू जो कि डिजायर्ड है हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए, वो पहुंच जाए। So now the forces at the surface of a particle affects the degree of flocculation and agglomeration in suspension. जो भी फोर्सेस सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं वो ये बहुत अफेक्ट करती हैं कि कितनी डिग्री से फ्लॉक्यूलेशन होने वाला है और किस डिग्री से एग्लोमेरेशन होने वाला है सस्पेंशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे बेस बनाता है DLVO थ्योरी का, जो कि प्रीवियसली स्टडीड थ्योरी है इन द कोलॉइडल डिस्पर्जन्स, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज द Jaguin-Landau-Verwey-Overby थ्योरी। राइट, सो व्हाट हैपेंस, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं बिटवीन दीज फ्लॉक्स और पार्टिकल्स, ये लंडन वंडरवर्ल्ड टाइप फोर्सेस हैं, राइट। And the repulsive forces which arises between the particles is because of the interaction of electrical double layer surrounding each particle. Actually होता क्या है, जब पार्टिकल किसी सिस्टम में, किसी डिस्पर्जन सिस्टम में सस्पेंडेड होता है, तो उस सिस्टम में पार्टिकल्स, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी इट्स व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज जस्ट the layer of charges around the particle which are opposite of nature, और वो सिस्टम में पार्टिकल का एक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, दैट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ये फिजिक्स को क्रिएट कर रही है एंड इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटलिंग ऑफ सस्पेंशंस एंड डेवलपिंग द इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस। तो इसमें नीचे लाइन में लिखा भी है, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डील्स विद इंटरफेशियल फिनोमेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिख रहा है, दिस डायग्राम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द DLVO थ्योरी, और ये इसमें ये बता रहा है कि आपके यहाँ पे सपोज दो पार्टिकल्स हैं, ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं, दीज आर द टू पार्टिकल्स विच आर सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वैसे यूजुअली हम ये बिलीव करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स मस्ट बी 1000 एंगस्ट्रॉम, बट नाउ सपोज दीज आर द टू पार्टिकल्स जिनके बीच में एक डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका y एक्सिस पे दिख रहा है आपको एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, और the upper portion of the graph is showing the repulsion curve, while the lower portion, negative portion of the graph is representing attractive forces या attractive curve. So what is happening in this? Let's just understand theoretically. The potential energy of the two plotted is being represented in this, and this particular curve is showing or depicting the energy of attraction and repulsion, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये repulsion और attraction को represent कर रहा है, and this is your potential barrier। तो actually इसमें हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो जब भी रिपल्शन एनर्जी हाई होती है तो पोटेंशियल बैरियर भी हाई होता है। जब भी रिपल्शन एनर्जी हाई होती है तो पोटेंशियल बैरियर भी हाई होता है, और ऐसे में क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं करते हैं या कोलिजन को ऑपोज करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से भागते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो ऐसे सिस्टम्स हमेशा डिफ्लॉक्यूलेटेड रहते हैं, उनमें कोई फ्लॉक्यूल्स नहीं बनते, रादर उनमें अगर अनस्टेबिलिटी है तो जैसा कि पीछे पढ़ाया था क्या बनेगा, हार्ड केक। तो जब सेडिमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो
पार्टिकल्स आपस में क्लोजली अरेंज कर देते हैं ऐसे केस में, और जो उनके बीच में वॉइड स्पेसेस होती हैं, जो बहुत थोड़ी थोड़ी बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस होती हैं, वो भी लार्जर पार्टिकल से फिल हो जाती हैं। इसी वजह से डीफ्लोक्यूलेटेड सिस्टम्स में हार्ड केक बनता है। Those particles lowest in the sediment are gradually pressed together by the weight of one above. एक दूसरे के वेट से वो प्रेस होते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो एनर्जी बैरियर है वो ओवरकम हो जाता है, और एनर्जी बैरियर जैसे ही ओवरकम होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये पूरा था हमारा रिगार्डिंग द इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेटलिंग इन सस्पेंशंस। तो थैंक यू सो मच।